नमस्ते दोस्तों। प्रतिभा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं कृषि पर्यवेक्षक के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो मृदा विज्ञान से संबंधित है। ऐसे बहुत अच्छे क्वेश्चंस का आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, विस्तार से उनके बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, उनके जो 4 ऑप्शन हैं उन ऑप्शंस के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ, जो भी सुपरवाइजर के अलावा जो भी जेट, आईसीआर और बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को, प्रतिभा क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो आज शुरू करते हैं हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सोइल साइंस के क्वेश्चन है उनके बारे में। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है यूएसडीए। जो यूएसडीए है के अनुसार मृदा कणों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। यूएसडीए के अनुसार किसको, मृदा कणों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। जैसा कि अपन को पता है बहुत सारी संस्थाओं ने मृदा कणों का वर्गीकरण किया, जैसे कि इंडियन सोसाइटी ऑफ सोइल, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस जो ISSS है, वो यूएसडीए जो है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो इन्होंने क्या किया, मृदा कणों को कण आकार के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर, उनकी साइज के आधार पर विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया है। तो यदि अपन ISSS की बात करें, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस ISSS की बात करें, तो इन्होंने मृदा कणों को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। कितने भागों में क्लासिफाई किया है, 4 भागों में। लेकिन यहाँ पे अपन को ISSS नहीं, यूएसडीए पूछा है। जो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है वो तो ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है अपना 4, सेकेंड है 3, थर्ड ऑप्शन अपना जो है सी ऑप्शन वो 12 और लास्ट अपना ऑप्शन है वो है 7, 7। तो यदि अपन यूएसडीए की बात करें तो यूएसडीए के अकॉर्डिंग जो मृदा कणों को कितने भागों में बांटा गया है, तो यूएसडीए के अकॉर्डिंग मृदा कणों को कितने भागों में बांटा गया है, 7 भागों में। लेकिन यदि यही क्वेश्चन होता कि ISSS के अनुसार मृदा कणों को कितने भागों में बांटा गया है, तो ISSS के अनुसार मृदा कणों को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। अब यदि इनकी भागों की बात करें अपन कि भाई कौन कौन से मृदा कण है ISSS के अनुसार, तो 4 कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले होता है वो कौन सा है, वो है बड़ी या फिर मोटी बालू। कैसी बालू, मोटी बालू। दूसरे नंबर पे जो होता है वो है महीन बालू। कौन सी है, महीन बालू। तीसरे नंबर पे है सिल्ट, और जो इसका चौथा पार्ट है, चौथा भाग है, वो कौन सा है, क्ले है। जो मृदा कण आकार में बड़े हैं, बहुत ज्यादा बड़े हैं, उनको बालू कहा गया। जो मध्यम आकार के थे उनको सिल्ट कहा गया, और जो सबसे छोटे आकार के मृदा कण होते हैं जिनको क्या कहा गया, क्ले। जो मृदा कण है बालू सबसे बड़े, उनको वापस 2 भागों में बांटा है मृदा कणों के आकार के आधार पर। एक है मोटी बालू जो बड़ी साइज में है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोर्स सैंड, और जो छोटी होती है आकार में महीन होती है उनको बोलते हैं फाइन सैंड। और अब यदि अपन बात करें मोटी बालू की, तो मोटी बालू का यदि अब आकार की बात करें, क्योंकि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या होता है, यदि यहाँ पे आपको दे देंगे कि सिल्ट का कितना होता है ISSS के अनुसार आकार, या फिर क्ले का कितना होता है, या फिर महीन बालू या मोटी बालू का कितना है, तो आकार महत्वपूर्ण है। तो यदि अपन बड़ी बालू या मोटी बालू की बात करें तो इसका आकार होता है, वो होता है 2 mm से लगाकर 0.2 mm तक। mm मतलब मिलीमीटर। यदि महीन बालू की बात करें तो 0.2 से लगाकर 0.02 mm जो आकार के मृदा कण है उनको क्या बोला गया है, महीन बालू। किसके अनुसार, ISSS के अनुसार। ओके, अगला है अपना सिल्ट। सिल्ट की जो आकार होता है वो होता है 0.02 mm से लगाकर 0.002 mm। और यदि अपन क्ले की बात करें, क्ले यदि ISSS के अनुसार पूछे, यूएसडीए के अनुसार पूछे, या सिंपल पूछे, क्ले का आकार फिक्स होता है, वो क्या होता है, 0.002 से कम। और ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब यदि यूएसडीए के अनुसार अपन बात करें, यदि यूएसडीए की बात करें तो यूएसडीए के अनुसार क्या है, कितने भागों में बांटा गया है, 7 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 7 भागों में। अब ये 7 भाग कौन से हैं, तो यूएसडीए ने क्या किया, जो बालू है, बालू को वापस कितने भागों में बांट दिया, बालू को वापस बांट दिया 5 भागों में। फिर सिल्ट, और उसके बाद में क्ले। तो ये जो बालू को वापस कितने भागों में बांट दिया यूएसडीए ने, 5 भागों में बांट दिया। कौन कौन सी, इन्होंने क्या किया, बहुत मोटी बालू,
दूसरे नंबर पे इन्होंने रखा मोटी बालू, तीसरे नंबर पे इन्होंने क्या रखा, इन्होंने रखा मध्यम आकार की जो मध्यम बालू थी उनको रखा मध्यम बालू। फिर इन्होंने रखा महीन बालू, और उससे भी छोटी थी उसको क्या बोल दिया इन्होंने, बहुत महीन बालू। कुछ नहीं किया इन्होंने, इन्होंने क्या किया है, जो अपना बालू था उस बालू को IEEE ने तो दो भागों में बांटा, बड़ी बालू और या मोटी बालू यार छोटी बालू जो महीन बालू थी वो, लेकिन इन्होंने USDA ने क्या किया, बालू को वापस कितने भागों में बांट दिया, 5 भागों में बांट दिया। यदि अपन बहुत मोटी बालू की बात करें और इसके आकार की बात करें तो इसका आकार कितना होता है, तो इसका आकार होता है 2 mm से लगाकर 1 mm तक। यदि मोटी बालू की बात करें तो उसका होता है 1 से 0.5 mm। यदि मध्यम बालू की बात करें तो 0.5 से 0.2 mm। यदि महीन बालू की बात करें तो 0.2 से 0.1 mm। और यदि बहुत महीन बालू की बात करें 0.1 से 0.05 mm। ठीक है, ये जो आकार है मर्दा कणों का USDA के अनुसार या IEEE के अनुसार ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी जो सोइल साइंस अपन पढ़ेंगे उस पूरी सोइल साइंस में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन भी इन्हीं पे पूछा गया है। तो जो USDA के अनुसार 5 भागों में है, बहुत मोटी, मोटी, मध्यम, महीन और बहुत महीन, इनका आकार याद रखना। उसके बाद में सेल्ट की बात करें तो सेल्ट का आकार होता है 0.05 से लगाकर 0.002 mm तक। और मैंने जैसा बताया है क्ले का सब में आकार समान होता है, क्या होगा 0.002 mm से कम। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि USDA के अनुसार कितने हैं, तो USDA के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है, 7 भागों में बांटा गया है। एक और क्वेश्चन आता है, USDA के अनुसार मर्दा कणाकार को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। किसको, मर्दा कणाकार को। ये तो मर्दा कणों को और मर्दा कणाकार या मर्दा गठन को तो इन्होंने कितने भागों में बांटा है, इन्होंने बांटा है 12 भागों में। 12 अलग अलग मर्दा की क्लास है, मर्दा का टेक्सचर क्लासेस बोलते हैं जिनको, उनको कितने भागों में बांटा गया है, 12 क्लासेस में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, इसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस ये मृदा के संबंधित रिसर्च में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान है। और इसका पूछा ये कहाँ स्थित है या इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ है। पहला ऑप्शन है अपना नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, तीसरा है जयपुर और चौथा ऑप्शन है अपना लखनऊ। तो इसके बारे में जिसको पता है कमेंट भी करते रहना साथ साथ में। तो इसका क्या है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है, भोपाल। और भोपाल कहाँ पे है, भोपाल है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की राजधानी है, कैपिटल है भोपाल, यहाँ पे है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मृदा दिवस कब मनाया जाता है। ये बहुत ही है, इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। पूरे वैश्विक तौर पर पूरे के पूरे विश्व में एक दिन को अपन मृदा के रूप में मृदा के लिए या मृदा के अच्छेपन के लिए अपन सेलिब्रेट करते हैं कि कैसे मृदा में सुधार हो सकता है, कैसे जो मृदा डिग्रेड हो रही है, मृदा जो अभी ह्रास हो रहा है मृदा में, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है। और इसके बारे में जितने भी मृदा के संबंधित जानकारी है पूरे विश्व में फैलाने के लिए एक पर्टिकुलर डे सेलिब्रेट करते हैं। तो कौन सा है, तो पहला ऑप्शन अपना दे रखा है 2 दिसंबर, 2 दिसंबर, बी ऑप्शन है अपना 5 दिसंबर, 5 दिसंबर, थर्ड ऑप्शन है 16 जुलाई और लास्ट ऑप्शन है 23 मार्च, 23 मार्च। तो अपन ध्यान रखना है जो मृदा दिवस है वो मृदा दिवस कब मनाया जाता है, मृदा दिवस हर साल प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। जो 5 दिसंबर है वहां उस दिन अपन क्या मनाते हैं, मृदा दिवस मनाते हैं। यदि अपन बात करें 16 जुलाई की, तो 16 जुलाई को कौन सा दिन मनाते हैं भाई, 16 जुलाई को मनाते हैं ICR डे। कौन सा डे, ICR डे, ICR दिवस। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 16 जुलाई 1929 में 1929 में किसकी स्थापना हुई थी, ICR की स्थापना हुई थी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, देखो ये क्वेश्चन आ गया, IEEE इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस के अनुसार सिल्ट कणों का, किसका पूछा है भाई, सिल्ट कणों का आकार कितना होता है। अभी अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया है कि IEEE ने कितने भागों में बांटा है मृदा कणों को, 4 भागों में आकार के आधार पर। और जो सिल्ट होता है उसका कितना होता है आकार, तो सिल्ट का पहला ऑप्शन दे रखा है 0.02 से 0.02। यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑप्शन एक जैसे ही दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पीछे जो
इसका मात्रक दे रखा है वो अलग अलग दे रखा है। तो बहुत बार क्या होता है, अपन क्वेश्चन अटेंड करते हैं, सबसे पहले जैसे ही पेपर आया अपने पास क्वेश्चन, और उस टाइम हम बहुत ज्यादा हड़बड़ी में होते हैं, तो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा आंसर मिल गया 0.02 से 0.002, अपन मात्रक पढ़ना भूल जाते हैं। बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन में पूछेंगे कि मान लिया पूछ लिया कि IEEE के अनुसार मर्दा कणों को कितने भागों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, और नहीं पढ़ते अपन जल्दी जल्दी में, और पहला ऑप्शन ही गलत कर देते हैं। तो अपन को पहले क्या करना है, पूरा क्वेश्चन सही से पढ़ना है, फिर चारों ऑप्शन पढ़ने, भले ही पहला ऑप्शन सही लग रहा है फिर भी अपन को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा जितने चार ऑप्शन है उनको पढ़ना है अच्छे से। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 0.02 से 0.002 सेंटीमीटर, बिल्कुल क्या है ये गलत है। दूसरा है 0.02 से 0.002 मीटर, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ अपन देख रहे हैं मर्दा कणों को जो मात्रक है वो क्या है, मिलीमीटर है। तीसरा है 0.02 से 0.002 मिलीमीटर, तो अपना ये जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, राइट है। फोर्थ ऑप्शन है 0.02 से 0.000, ट्रिपल जीरो आ गया, ये भी मिलीमीटर में, लेकिन ये क्या है, गलत है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है, सी ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपना कि रंध्रों का सबसे बड़ा आकार। यहां बहुत अच्छी बात है, यहां दो क्वेश्चन बनते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि मर्दा का सबसे बड़ा आकार और सबसे ज्यादा रंध्र आकार, दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो है मर्दा रंध्र का या फिर रंध्र का सबसे बड़ा आकार इस मर्दा में पाया जाता है, एक है सबसे ज्यादा रंध्रावकाश। तो सबसे ज्यादा रंध्रावकाश किस मर्दा में पाया जाता है, तो यदि सबसे बड़ा आकार पूछे तो मर्दा में कौन सी मर्दा में सबसे बड़े बड़े आकार के रंध्र पाए जाएंगे। तो अपन यदि यहाँ उदाहरण से समझे कि मान लो ये बालू है और ये क्ले है। अभी अपन ने पढ़ा बालू का आकार बड़ा होता है, क्ले का आकार क्या होता है, कणों का छोटा होता है। तो मान लो ये बालू का कण है, ये बालू का कण है, ये बालू का कण है और ये बालू का कण है। क्ले की बात करें तो ये क्ले, तो इसमें देखो जो बड़े आकार के रंध्र है, ये रंध्र है, जो बीच में जो गैप है ये रंध्र है, तो ये बड़े आकार के रंध्र है, और ये देखो ये बहुत ही छोटे रंध्र है। तो यदि अपन बड़े आकार के रंध्र की बात करें तो कौन सी मर्दा में पाए जाएंगे, बालू मर्दा, बड़े बड़े रंध्र जिनको बोलते हैं वृद्ध रंध्र, जिनकी अपनी जो साइज होती है वो 0.06 mm से बड़ी होती है। तो ऐसे रंध्र क्या कहलाते हैं, वृद्ध रंध्र, और वृद्ध रंध्र कौन सी मर्दा में ज्यादा पाए जाते हैं, बालू में। अब अपन बात करें सबसे ज्यादा रंध्रावकाश, तो सबसे ज्यादा जो पोरोसिटी होती है, रंध्रावकाश होती है, वो कौन सी सॉइल में होती है, वो होती है क्ले सॉइल में। जितने ज्यादा फाइन पार्टिकल होंगे उनमें रंध्रों की जो क्वांटिटी है, जितने रंध्रावकाश है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका क्या है ऑप्शन, सबसे बड़े आकार के रंध्र किसमें पाए जाते हैं, बालू में, और सबसे ज्यादा रंध्रावकाश किसमें पाया जाता है, मृत्तिका में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लॉ दिया था, एक लॉ प्रतिपादित किया था, कौन सा, क्या नाम था उसका, न्यूनतम का नियम या फिर न्यूनतम का सिद्धांत, इंग्लिश में बोले तो लॉ ऑफ मिनिमम। तो लॉ ऑफ मिनिमम जो लॉ था वो किसने प्रतिपादित किया, अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है वीवी डोकुचेव, सेकेंड है जेवी लिविग, थर्ड है जेथरो टूल, और जो लास्ट है अपना वो क्या है, लेदर। अपन वीवी डोकुचेव की बात करें तो वीवी डोकुचेव पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सोइल साइंस के बारे में, मृदा विज्ञान के बारे में अध्ययन शुरू किया। उससे पहले मृदा सबको पता थी, मृदा होती है, पौधे भी लगाते थे, कृषि भी होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन मृदा की साइंटिफिक स्टडी किसी ने नहीं की। तो जो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने मृदा के बारे में पढ़ना शुरू किया वो कौन थे, वीवी डोकुचेव। इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं मृदा विज्ञान के जनक, मृदा विज्ञान के जनक, फादर ऑफ सोइल साइंस। ओके, रशियन थे ये, रशिया के थे। सेकेंड है जेवी लिबिक, तो जेवी लिबिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या दिया, जिन्होंने दिया न्यूनतम का सिद्धांत। किसका सिद्धांत दिया, न्यूनतम का सिद्धांत। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये क्या बताता है ये सिद्धांत, ये बोलता है कि मृदा में जितने पोषक तत्व होते हैं पौधे के लिए आवश्यक, उन पोषक तत्वों में जिसकी संख्या सबसे, जिसकी मात्रा मृदा में सबसे कम होगी, जो उपज होगी वो इसी पे निर्भर करेगी। मान लो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, और पोटेशियम की मात्रा कम हो गई, पोटेशियम की अवेलेबिलिटी कम हो गई, तो उपज नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पे निर्भर नहीं करेगी, वो किस पे करेगी, जो कम होता है। तो इसको बोला न्यूनतम का सिद्धांत, जो कम है उस पे उपज निर्भर करती है। तो ये क्या हुआ, न्यूनतम का सिद्धांत, और ये किसने प्रतिपादित किया, जेवी लिबिक को। जेवी लिबिक को क्या बोलते हैं, जेवी लिबिक को मृदा रसायन का पिता भी बोलते हैं, सॉरी मृदा उर्वरता का, किसका, मृदा उर्वरता का पिता बोलते हैं, का जनक। तो जो मृदा सोइल फर्टिलिटी है उनका जनक किसको बोलते हैं, जेवी लिबिक को बोलते हैं। ओके, आगे बात आती है जेथरो टूल।
या फिर कृषि रसायन का, मृदा रसायन नहीं, कृषि रसायन का। जो कृषि रसायन है उनका जनक किसको माना जाता है? कृषि रसायन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो जनक है वो किसको माना जाता है? जेवी लिबिक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैत्रो, नेक्स्ट ऑप्शन है अपना जैथ्रोटुल। जैथ्रोटुल जो भू परिष्करण शब्द है जिसको बोलते हैं टिलेज, इसका सबसे पहले यूज इन्होंने किया। दूसरा है जो खरपतवार शब्द है, इसका भी सबसे पहले यूज इन्होंने किया। जैथ्रोटुल ने एक बुक लिखी थी ट्रिपल एच, HHS हॉर्स ओइंग हस्बेंड्री, और उस हॉर्स ओइंग हस्बेंड्री जो बुक थी उसी में सबसे पहले इन दो शब्दों का उल्लेख किया था कि भाई खरपतवार क्या होते हैं? जो अवांछित पौधे होते हैं फसल के साथ उगाते हैं, और भू परिष्करण मतलब मिट्टी को अपन उल्टेंगे पलटेंगे तो उसकी क्या होगी? संरचना अच्छी होगी, टिल्थ अच्छा होगा, जिससे अपनी उपज भी बढ़ेगी। और लास्ट ऑप्शन है अपना लेदर, जो JW लेदर है, पूरा नाम JW लेदर, ये है जिन्होंने भारतीय मृदा विज्ञान पे बहुत अच्छा काम किया। ये थे बाहर के लेकिन भारत में आए और इंपीरियल जो इंस्टीट्यूट था अपना एग्रीकल्चर का, वहां पे इन्होंने एज ए सोइल साइंटिस्ट काम किया। तो इनको क्या बोलते हैं? जो JW लेदर है उनको बोलते हैं भारतीय मृदा विज्ञान का जनक, भारतीय मृदा विज्ञान का जनक बोलते हैं। ओके, तो इससे अपने कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए भाई? न्यूनतम का सिद्धांत जेवी लिबिक, इसके साथ में अपन को पता चल गया मृदा विज्ञान के जनक किसको कहते हैं। उसके अलावा भू परिष्करण और खरपतवार जैसे शब्द किसने दिए थे, और लेदर को क्या बोलते हैं? भारतीय मृदा विज्ञान का जनक कहते हैं। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा को पोषक तत्वों की धानी किसने कहा? अब एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या बोला कि मृदा जो होती है वो पोषक तत्वों की धानी होती है। धानी का मतलब होता है कि जहां पे सबसे ज्यादा स्टोर रहते हैं मृदा एक ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा पोषक तत्व है, जो खनिज पदार्थ है वो स्टोर रहते हैं, और वही पादप को प्रदान करती है मृदा। तो ये जो वाक्य है, ये जो लाइन है कि मृदा पोषक तत्वों की धानी, या फिर इंग्लिश में बोले तो सोइल इज ए न्यूट्रिएंट बीन। सोइल को क्या बोला? न्यूट्रिएंट बीन बोला, न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों की धानी बोला। तो ये जो वाक्य है, ये जो लाइन है, किसने बोली? तो पहला ऑप्शन है अपना लेदर, सेकेंड है डोकुचेव, थर्ड ऑप्शन है विटनी, और फोर्थ ऑप्शन है अपना जैथ्रोटुल। ठीक है, तो ये जो मृदा है पोषक तत्वों की धानी, ये जो कथन है किसका है? ये विटनी का कथन है। विटनी ने बोला था कि जो मृदा होती है वो क्या होती है? पोषक तत्वों की धानी होती है। पोषक तत्वों का जो संग्रहण होता है, सबसे ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? मृदा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अपन ने डिस्कस किया है भू परिष्करण शब्द किसने दिया? जैथ्रोटुल। और भू परिष्करण का जनक किसे कहते हैं? भू परिष्करण का जनक किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है विटनी, सेकेंड लेदर, थर्ड ऑप्शन है अपना लिविग, और फोर्थ ऑप्शन है जैथ्रोटुल। तो भू परिष्करण का जनक किसको माना जाता है? भू परिष्करण का जनक माना जाता है जैथ्रोटुल को। कृषि रसायन का लिविग को। लेदर भारतीय मृदा विज्ञान के जनक। और विटनी की बात करें तो विटनी ने क्या बोला था कि मृदा है वो क्या है? पोषक तत्वों की धानी है। ये जैथ्रोटुल है, इन्होंने भी एक कथन बोला था, एक लाइन बोली थी अपनी बुक में। इन्होंने बोला था जो पौधे होते हैं, पादप होते हैं, ये पादप क्या करते हैं? जो छोटे छोटे मृदा के कण होते हैं, अभी आज अपन को सब पता है कि जो पौधे होते हैं वो पौधे क्या करते हैं? पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, पोषक तत्वों को आयनिक रूप में ग्रहण करते हैं, धनायन या ऋणायन के रूप में। ठीक है, लेकिन जब इस सब के बारे में नॉलेज नहीं था तब जैथ्रोटुल ने क्या बोला था? जैथ्रोटुल ने बोला था कि जो पौधे की जड़ें होती है वो छोटे छोटे मृदा कणों को, जो मृदा कण होते हैं माइन्यूट छोटे छोटे फाइन मृदा कणों को पोषक तत्वों के रूप में लेती है अंदर, अपने जड़ों द्वारा पौधा अपने अंदर लेता है और उसी से पोषण प्राप्त होता है, जो कि एक क्या है? गलत कथन है। तो ये कथन किसने बोला था? जैथ्रोटुल ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो योजना है वो कहां से शुरू हुई है? राजस्थान से शुरू हुई है। तो ये है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। कौन सी योजना है भाई? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जिसको बोलते हैं सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम। कौन सी स्कीम? सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम। जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, इसका शुभारंभ कब हुआ? तो ये कब शुरू हुई? फर्स्ट ऑप्शन है 2014, 2014, 2015, 2016, और लास्ट ऑप्शन है 2017। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है वो आपकी शुरू हुई 19 फरवरी 2015 को। कब शुरू हुई? 19 फरवरी 2015 को। और कहां से शुरू हुई?
19 फरवरी 2015 को उसी टाइम के जो प्रधानमंत्री थे वो कहां पे आए? सूरतगढ़ कृषि फार्म। ये सूरतगढ़ कहाँ है? गंगानगर, श्री गंगानगर में है। वहां पे इस योजना की शुरुआत की। इसकी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जितने भी किसान हैं उनकी भूमि जो मिट्टी है उनकी सैंपलिंग होगी, वो उनका एनालिसिस होगा और उनकी किस पोषक तत्व की अधिकता है, किस पोषक तत्व की कमी है, कौन सा पोषक तत्व सफिशिएंट है, उन सब की एक रिपोर्ट देंगे। एक कागज A4 साइज के कागज पे रिपोर्ट देंगे और उस रिपोर्ट में बताएंगे कि कौन सा पोषक तत्व सफिशिएंट मात्रा में है, यदि कम है तो कितने प्रतिशत, कितने मात्रा में आपको उर्वरक देना है, जिससे क्या है मृदा की स्वास्थ्य की जानकारी रहे। जैसे अपनी हेल्थ बुक होती है कि पूरा का पूरा अपने बॉडी का पूरा क्या हेल्थ है, क्या नहीं है, कितना कुछ मात्रा में कौन सी चीज है, तो वैसे के वैसे मृदा के पूरे की पूरी हेल्थ की, मृदा के स्वास्थ्य की जो जानकारी रखता है वो एक कार्ड होता है। वो क्या है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड। और इसमें याद रखना कितने पैरामीटर्स, कितने पैमाने, कितने हैं? 12 पैरामीटर्स। 12 पैरामीटर्स के को इंक्लूड किया गया है। 12 पैरामीटर्स है, उनके बारे में बताता है। पीएच है, ईसी है, उसके अलावा आपका ऑर्गेनिक कार्बन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, उसके अलावा कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट है। इन सबको पूरा का पूरा वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बताता है। और शुरुआत कब हुई उसकी? 19 फरवरी 2015। अपना बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन और आ गया मृदा स्वास्थ्य कार्ड का कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो अपना सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, इसकी टैगलाइन क्या है? ये कहना क्या चाहता है? इसका जो अब संक्षिप्त में बताएं तो काम क्या कर रहा है? तो यदि ये टैगलाइन क्या है तो पहला ऑप्शन है स्वस्थ खेत हरा खेत, सेकंड है स्वस्थ धरा स्वस्थ खेत, थर्ड ऑप्शन है स्वस्थ धरा खेत हरा, और लास्ट ऑप्शन है हर नल को जल। तो जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसका जो टैगलाइन है, वो क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा। इसका मतलब क्या होता है कि यदि मेरी धरा, मेरी धरती, मेरी सॉइल, मेरी भूमि यदि स्वस्थ रहेगी तो मेरा खेत हरा भरा रहेगा, उपजाऊ रहेगा, बहुत ही ज्यादा उपज होगी। तो ये किसान के लिए है स्वस्थ धरा खेत हरा। नेक्स्ट है आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मीन मेक नहीं है ना, हेर फेर किया गया क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन बनाया है। क्या है? पहला ऑप्शन 14, सेकंड ऑप्शन 17, थर्ड 16 और लास्ट ऑप्शन है 18। ठीक है, तो आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे सिंपल सा पूछा है आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या, तो कितनी है भाई? आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या 17 है, जिसमें से आपके 9 तो वृहद पोषक तत्व है और 8 सूक्ष्म पोषक तत्व है। लेकिन यहां पूछ ले कि खनिज पोषक तत्वों की, जो खनिज पोषक तत्व है उनकी संख्या कितनी है? तो खनिज पोषक तत्वों की संख्या कितनी है भाई? 14। क्योंकि जो CHO होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये खनिज रूप में नहीं मिलते, आयनिक रूप में नहीं मिलते, ये जल और वायु द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। तो इसके अलावा जो 14 है वो क्या है? खनिज पोषक तत्व है। तो अखनिज पोषक तत्व कितने हो गए? इनके अलावा जितने भी है वो क्या है? अखनिज, तो 3। इसके अलावा लाभदायक पोषक तत्व कितने हैं भाई? लाभदायक पोषक तत्व, लाभदायक पोषक तत्व आपके 4। उसके अलावा क्रियात्मक पोषक तत्व, क्रियात्मक पोषक तत्व कितने हैं? 21। क्रियात्मक का मतलब होता है जो भी एसेंशियल है प्लस जो आपके बेनिफिशियल है, लाभदायक, इन दोनों को मिला के क्या कहलाते हैं? क्रियात्मक पोषक। और यह शब्द किसने दिया क्रियात्मक पोषक तत्व? यह शब्द दिया निकोलस ने। किसने दिया? निकोलस ने। और कब दिया भाई? 1961 में। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 17। और 17 यदि अपन नाम याद करना चाहे तो क्या है? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, आयरन मैग्नीज कॉपर जिंक, बोरॉन मोलिब्डेनम निकल और क्लोरीन। ये आपके क्या है? 17 के 17 आवश्यक पोषक तत्व है, जिनकी यदि कमी हो जाए तो पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा, लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कौन सा गौण पोषक तत्व है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई थिंक 2021 या 2018 सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा भी गया है कि कौन सा गौण पोषक तत्व है। गौण का मतलब होता है सेकेंडरी, और जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक। तो कौन सा द्वितीयक पोषक तत्व है? पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा है कार्बन, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा क्या है? जिंक है। तो यदि अपन आवश्यक पोषक तत्वों की बात करें, आवश्यक पोषक तत्व, तो ये कितने हैं टोटल? 17 है। इन 17 में से
कुछ को वृद्ध बोला है, कुछ को क्या बोला है, सूक्ष्म बोला है। जिनकी 1 ppm से ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है वो तो आपके हो गए वृद्ध, और जिनकी 1 ppm से कम मात्रा में आवश्यकता होती है वो क्या हो गए, सूक्ष्म हो गए। वृद्ध को वापस 3 भागों में बांटा है, एक होते हैं मूलभूत या संरचनात्मक, जो संरचना बनाते हैं, ये कौन कौन से, CHO। दूसरे नंबर पे है वो क्या है, प्राथमिक, कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तीसरे नंबर पे आपके क्या है भाई, द्वितीयक, और द्वितीयक में कौन कौन से हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। यदि अपन सूक्ष्म की बात करें, सूक्ष्म है पोषक तत्व कितने, 8। 8 कौन कौन से है भाई, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम और निकल। 17वां पोषक तत्व कौन सा है, निकल। 16वां कौन सा है, क्लोरीन। 15वां कौन सा है, मोलिब्डेनम। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन को 1951 में 1951 में जोड़ा गया ब्रोयर द्वारा, उसके बाद में 1987 में निकल जोड़ा गया ब्राउन द्वारा, और उससे पहले मोलिब्डेनम 1939 1939 में ऑर्नन एंड स्टाउट ने आवश्यकता की सूची में जोड़ा। ठीक है, तो ये अपना क्लासिफिकेशन है। अब बोला कौन सा गौण पोषक तत्व है, जो यहाँ पे लिख रखा है ना द्वितीय, द्वितीयक, इस द्वितीयक को क्या बोलते हैं, गौण पोषक तत्व बोलते हैं। तो ये इसमें देखो ऑप्शन क्या है, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन और जिंक। कार्बन क्या है भाई, मूलभूत पोषक तत्व। नाइट्रोजन क्या है, प्राथमिक पोषक तत्व। जिंक क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व। तो कौन सा है भाई यहाँ पे जो गौण है वो है सल्फर। उसके अलावा कौन कौन से गौण है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृदा ताप बढ़ने पर मृदा जल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मृदा ताप अपन बढ़ रहा है, मृदा का तापमान बढ़ रहा है, तो मृदा जल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे ही मृदा ताप बढ़ता है तो मृदा में क्या होता है, वाष्पन की प्रक्रिया होगी, और वाष्पन की प्रक्रिया से क्या होगा, मृदा जल उड़ जाएगा। तो मृदा जल उड़ जाएगा तो मृदा जल क्या हो जाएगा भाई, घट जाएगा। मृदा जल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहां पूछ ले मृदा ताप बढ़ने पर मृदा वायु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मृदा जल उड़ गया। और देखो आपको पता होगा जो मृदा होती है, मान लो ये 100% मृदा है, तो उसका जो 25% भाग होता है वो क्या होता है, मृदा जल होता है। और 25% भाग क्या होता है, वायु। यदि अपन किसी आदर्श मृदा की बात करें, आइडियल सोइल की बात करें, ऐसा होता नहीं है, लेकिन यदि अपन किसी, मान लो कोई आइडियल सोइल है, तो उसमें 25% क्या होता है जल, 25% क्या होता है वायु। इन दोनों को मिला के 50% तक क्या होता है, रंध्रावकाश होता है। ठीक है, और यदि बात करें पीछे 50% जो ठोस भाग है, उसमें 5% तो क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर, और 45% क्या होता है, खनिज पदार्थ होता है। ये जो 25-25 है, ये इन्वायरमेंट पे, जलवायु पे निर्भर करता है। यदि तापमान बढ़ गया, जल उड़ गया, तो वायु की मात्रा बढ़ जाएगी, जल की मात्रा घट जाएगी। बहुत ज्यादा सिंचाई की, वायु की मात्रा घट जाएगी, जल की मात्रा बढ़ जाएगी। तो यदि जल की मात्रा कम हो रही है तो वायु की मात्रा क्या होगी भाई, वायु, मृदा वायु बढ़ेगा। ओके, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मृदा जल घटेगा, वो अपना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। जो भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन, तो ये जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे स्थित है। पहला ऑप्शन है आपका भोपाल, दूसरा ऑप्शन है देहरादून, तीसरा नई दिल्ली, और लास्ट ऑप्शन आपका हैदराबाद। भोपाल में अभी अपन ने पढ़ा था, कौन सा इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस, भोपाल में अपना। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, वो भी कहाँ पे है, भोपाल में। इसके अलावा देहरादून में, देहरादून में क्या है भाई, देहरादून में है भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान। नई दिल्ली में, नई दिल्ली में अपना ICR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, अपना IRI है, और अपना IMO, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। कौन सा, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। IMD। एक 2021 सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो IMD की स्थापना किस मुख्यालय के साथ 1875 में की गई। 1875 में कौन से मुख्यालय के साथ IMD की, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। तो इसका आंसर क्या होता है, जो IMD है वो सबसे पहले 1875 में कलकत्ता में स्थापित हुआ। कहां पे स्थापित हुआ, कलकत्ता में। उसके बाद में जो इसका हेडक्वार्टर है वो शिमला,
ट्रांसफर किया गया, उसके बाद में पुणे, और अभी जो हाल में है वो कहाँ पे है, नई दिल्ली मौसम भवन में। मौसम भवन में इसका मुख्य कार्यालय, मुख्यालय है, वो कहाँ है, नई दिल्ली में। ओके, तो इसका आंसर क्या है, भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान कहाँ पे है, देहरादून में, यूके, उत्तराखंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक पोषक तत्वों की अनिवार्यता किसने प्रतिपादित की। जो भाई अपन बोलते हैं कि 17 आवश्यक पोषक तत्व है, 17 आवश्यक पोषक तत्व है, अब इनको आवश्यक बताया किसने, क्या इनकी अवधारणा थी, क्या किस आधार पे अपन 17 को ही बोला। बहुत सारे 120 120 तत्व है और 90 से ज्यादा पोषक तत्व है, तो आवश्यक 17 को ही क्यों बोला। तो इसका क्या कारण था, तो अपने क्या है, जो आवश्यक पोषक तत्वों की अनिवार्यता है वो किसने प्रतिपादित की, तो फर्स्ट ऑप्शन है आर्नन, सेकंड स्टाउट, दोनों, लास्ट है निकोलस। तो आर्नन और स्टाउट दोनों ने मिलकर, ये पादप कार्य के वैज्ञानिक थे, इन दोनों ने मिलकर 1939 में, 1939 में एक अवधारणा दी। उनमें बताया कि जो 3 शर्तों को या 3 कसौटियों को जो पूरा कर लेगा, 3 क्राइटेरिया को जो पूरा कर लेगा, क्राइटेरिया निभा लेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, आवश्यक पोषक तत्व। तो वो 3 क्राइटेरिया क्या क्या थे। फर्स्ट अपन बात करें क्राइटेरिया की, तो वो था कि यदि किसी पोषक तत्व की कमी हो जाने पर पादप या पौधा अपनी या जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। पहला क्या था कि यदि मान लो कोई पोषक तत्व है, उसकी कमी हो गई और पौधा अपना जीवन चक्र बीच में छोड़ दे रहा है, जन्मा, पोषक तत्व की कमी हुई, मर गया। अब मर गया तो वो पोषक तत्व क्या कहलाएगा, आवश्यक पोषक तत्व था। पौधा अंकुरित हुआ, पौधा ग्रो कर रहा है, किसी की तत्व की कमी हुई, पौधे को फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो आवश्यक पोषक तत्व नहीं है। तो जिससे पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पा रहा है, वो तत्व क्या कहलाएगा, आवश्यक पोषक तत्व कहलाएगा। दूसरे नंबर अपन बात करें, दूसरा क्या था कि यदि आवश्यक पोषक तत्व की कमी हो गई या किसी पोषक तत्व की कमी हो गई, तो उस कमी की पूर्ति भी वही सेम पोषक तत्व करेगा। मान लो नाइट्रोजन की कमी हुई, तो नाइट्रोजन की कमी कौन पूरा करेगा, नाइट्रोजन देने पे ही पूरी होगी। यूरिया देंगे, नाइट्रोजन मिलेगा तो कमी पूरी होगी। ऐसा नहीं नाइट्रोजन की कमी हो गई और अपन ने दिया फास्फोरस, नाइट्रोजन का काम फास्फोरस कर लेगा, नहीं। अपन नाइट्रोजन की कमी हुई, दिया पोटेशियम, उल्टा इसका हानिकारक प्रभाव होगा, लाभदायक इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि पोषक तत्वों की कमी और उस कमी को पूरा भी कौन कर पाएगा, ओनली ऑन जो कम है वही। तीसरा था कि जो ये पोषक तत्व होते हैं वो पादप की उपापचय क्रियाओं में सीधा तौर पर काम करना चाहिए। जो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसमें वो सीधा का सीधा जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो इनडायरेक्टली काम कर रहा है, वो डायरेक्टली उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो ये 3 शर्तें, 3 कसौटियां, जिसने 3 क्राइटेरिया पार कर लिए वो क्या कहलाए, आवश्यक कहलाए। और इन्होंने 3 कसौटियां पार नहीं की, वो सारे के सारे पीछे रह गए आवश्यकता की सिद्धांत, आवश्यकता की कसौटी के। तो ये जो है आवश्यकता की कसौटी, वो 1939 में ऑर्नन एंड स्टाउट ने प्रतिपादित की। ओके, यहाँ एक शब्द आया, वैज्ञानिक का नाम आया निकोलस। निकोलस ने क्या किया था, निकोलस ने क्रियात्मक पोषक तत्व जो है ये शब्द प्रतिपादित किया था 1961 में। इन्होंने भी क्या किया था, एक परिभाषा दी थी आवश्यकता की, जो इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी निकोलस की 1961 में, वो आगे अपन डिस्कस करेंगे कभी। नेक्स्ट है 17वां आवश्यक पोषक तत्व। अभी अपन ने डिस्कस कर ही लिया ये तो, 17वां, 16वां, 15वां सब। तो अभी देख लेते हैं एक बार 17वां आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है, निकल, कॉपर, मैग्नीज या आयरन। तो याद रखना अपना जो निकल है वो कौन सा है, 17वां पोषक तत्व है। 17वां पोषक तत्व से मतलब क्या है कि सबसे लास्ट में आता है, ऐसा नहीं, सबसे लास्ट में ऐड किया गया है। जो आवश्यकता की सूची बनाई गई, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन सब में तो लास्ट अभी रिसेंट में ही जुड़ा है। और ये कब जुड़ा है, यदि ईयर की बात करें तो 1987 में। और किसने जोड़ा है इसको, ब्राउन और इसके जो साथी थे, सहयोगी थे, इन सब ने मिलकर आवश्यक पोषक तत्व एक जोड़ा जिसका नाम दिया गया निकल। ठीक है, अब यदि बात करें 16वें की, तो अभी उसके पहले कौन सा जुड़ा, जस्ट उससे पहले जुड़ा क्लोरीन। कौन सा जुड़ा, क्लोरीन, ब्रोयर और उसके साथी मिलकर। और कब जोड़े, 1951 में। यदि उससे पहले की बात करें 15वां, तो वो था अपना मॉलिब्डेनम। और मॉलिब्डेनम एक ऐसा पोषक तत्व है जिसने कसौटी का सिद्धांत दिया ना, आर्नन एंड स्टाउट ने, उन्होंने ही जोड़ा है। तो 15 मॉलिब्डेनम किसने जोड़ा है,
ऑर्नन एवं स्टाउट ने। कब जोड़ा है? 1939 में। ठीक है। एक और बात है, जो ये आवश्यकता कसौटी का सिद्धांत दिया, आवश्यकता की कसौटियां दी, किसने दी? 1939 में आर्नन एवं स्टाउट ने। इसके बाद में जो आर्नन भैया थे अपने, आर्नन ने वापस 1954 में, 1954 में इस आवश्यकता की कसौटी को वापस पुनर्परिभाषित भी किया। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि किसने आवश्यकता की कसौटी को पुनर्परिभाषित किया, परिष्कृत किया, वापस किसने उल्लेख किया, तो ये इसका आंसर क्या जाएगा? आर्नन। लेकिन यदि आवश्यकता की कसौटी का सिद्धांत दिया किसने, तो वो दिया आर्नन और स्टाउट 1939 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कि अत्यधिक रंध्र वाली, क्या है क्वेश्चन? अत्यधिक रंध्र वाली गोलाकार संरचनाएं क्या कहलाती है? अब मृदा संरचना की बात करें तो मृदा संरचना को 4 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहले गोलाकार, उसके बाद में बात करें तो प्लेट सदृश, खंडनुमा और प्रिज्मनुमा। तो इन 4 में तो गोलाकार को वापस 2 भागों में बांटा है। किस भागों में बांटा है? गोलाकार जो संरचना होती है। और यदि मृदा संरचना की बात करें तो क्या होती है मृदा संरचना? मृदा संरचना होती है कि मृदा में जितने भी सोइल पार्टिकल है, क्ले है, सिल्ट है, सैंड है, उसके अलावा जितने भी पार्टिकल्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, उनका अरेंजमेंट कैसे, वो आपस में जुड़े हुए कैसे हैं, कैसे सिल्ट की लाइन बनी हुई है, उस पर क्ले बीच में आ रहा है या क्ले की लाइन है, सिल्ट आ रहा है, तो वो कैसे आपस में जुड़े हुए और कैसी संरचना बना रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है? मृदा संरचना। तो अरेंजमेंट ऑफ सोइल पार्टिकल्स क्या कहलाता है? सोइल स्ट्रक्चर या मृदा संरचना कहलाता है। तो गोलाकार जो संरचना है इसको वापस 2 भागों में बांटा है। एक होती है मर्दुकणीय, एक होती है कणीय। कणीय को तो क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं क्रम्बी। मर्दुकणीय को क्या बोलते हैं? क्रम्बी। और कणीय को बोलते हैं ग्रेनुलर। इंग्लिश में मर्दुकणीय को क्रम्बी और कणीय को क्या बोलते हैं? ग्रेनुलर। जिस गोलाकार संरचना में मृदा रंध्रावकाश की या रंध्रावकाश की मात्रा ज्यादा है उसको बोलेंगे मर्दुकणीय। क्या बोलेंगे? मर्दुकणीय, और इंग्लिश में बोले तो क्रम्बी। और ये जो क्रम्बी संरचना है ये कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संरचना है। जो मर्दुकणीय या फिर जो क्रम्बी होती है वो कृषि के लिए, क्योंकि रंध्रावकाश बहुत अच्छा होता है, वायु का संसरण बहुत अच्छा होता है, तो ये सबसे उपयुक्त है। कणीय जो ग्रेनुलर होती है इसमें रंध्रावकाश होता तो है लेकिन मर्दुकणीय की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कणीय, मर्दुकणीय, अपभ्रंश या संरचना विहीन। तो इसका क्या आंसर होगा? मर्दुकणीय। यदि पूछे कम रंध्र वाली गोलाकार संरचना क्या कहलाती है, तो क्या जाएगा आंसर? कणीय जाएगा, ग्रेनुलर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा आयतन का कितना प्रतिशत आयतन ठोस पदार्थों द्वारा घिरा होता है? तो मृदा आयतन का जो कितना प्रतिशत भाग है वो ठोस द्वारा घिरा होता है। तो अभी अपन ने नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि जो मृदा है, मान लो 100% मृदा है, उसमें 25-25 तो क्या होता है? पानी और वायु। यदि अपन बात करें 5 की तो ऑर्गेनिक मैटर, और 45 की बात करें तो क्या है? मिनरल। तो ये 45 और ये 5 ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ठोस भाग, सॉलिड स्टेट। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? रंध्र। तो एक आइडियल मृदा में 50% आयतन तो किसका होता है? रंध्र का होता है, और 50%, 50% जो आयतन होता है वो किसका होता है? ठोस का होता है। यहाँ आयतन की बात हो रही है, यहाँ पे वेट की या भार की बात नहीं हो रही। भार अलग अलग होता है, भार ये नहीं है, ये आयतन का प्रपोर्शन है। तो आयतन होता है वो कितना होता है? ठोस का 50%। तो पहला ऑप्शन 50, 4, 5, 25। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 50। यदि बात करें तो 45% इसमें क्या है? मिनरल मैटर है, और 5% इसमें क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा में जीवांश पदार्थों का आयतन कितना होता है? 50%, 4%, 5% या 25%? तो एक आइडियल मृदा, एक आइडियल जो सोइल होती है, जो एकदम आदर्श मृदा होती है, उसमें जो जीवांश पदार्थ होते हैं कितने प्रतिशत होते हैं? 5% होते हैं। ओके, लेकिन भारतीय मृदाओं में जीवांश पदार्थ बहुत कम है। जीवांश पदार्थ सीधे के सीधे रिलेटेड होते हैं कार्बन से और नाइट्रोजन से। जितना ज्यादा जीवांश पदार्थ होगा मृदा में उतना ही ज्यादा नाइट्रोजन होगा। जीवांश पदार्थ भारतीय मृदाओं में कम है, तो भारतीय मृदाओं में नाइट्रोजन की भी क्या है? कमी है। भारतीय मृदा में सर्वाधिक किस पोषक तत्व की कमी है? तो नाइट्रोजन। नेक्स्ट है मृदा कणों का सापेक्ष अनुपात क्या कहलाता है?
मर्दा कणों का रिलेटिव प्रोपोर्शन है कि भाई कितने सिल्ट है, कितने सैंड है, कितने क्ले है, इनका जो रिलेटिव प्रोपोर्शन है कितना परसेंट कितना परसेंट कितना परसेंट, जो ये रिलेटिव प्रोपोर्शन है, ये प्रोपोर्शन क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है मर्दा संरचना, अभी अपन ने पढ़ा, तो ये क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ सोइल पार्टिकल, मर्दा कणों का व्यवस्थापन। ये मर्दा गठन, मर्दा वायु मतलब जो रंध्रावकाश में मर्दा जल के अलावा जितने भी भाग भरा हुआ है वो किससे? मर्दा वायु से। और पूरा का पूरा ठोस के अलावा जितना भी भाग है वो क्या है? मर्दा रंध्रावकाश। और मर्दा रंध्रावकाश में क्या क्या पाया जाता है? मर्दा वायु और मर्दा जल। और ये बी ऑप्शन है मर्दा गठन, इसको बोलते हैं सोइल टेक्सचर। तो जो सोइल टेक्सचर होता है वो क्या होता है? मर्दा के कणों का सापेक्ष अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस मृदा संरचना का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कि किस मृदा संरचना का क्षैतिज अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष से ज्यादा विकसित होता है? देखो ये जो लाइन होती है क्षैतिज लाइन है, ये ऊर्ध्वाधर लाइन है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। ये बोल रहा है जो हॉरिजेंटल है ये विकास ज्यादा हो रखा है लेकिन वर्टिकल कम हो रखा है। मतलब कैसा? ऐसी संरचना है ये जो संरचना है जिसमें क्या है? हॉरिजेंटल जो अक्ष है, हॉरिजेंटल जो है वो ज्यादा डेवलप है, लेकिन जो वर्टिकल है वो वर्टिकल क्या है? ज्यादा डेवलप नहीं है। तो इसको कौन सी संरचना बोलते हैं? पहली है प्रिज्मीय, दूसरी प्लेटी, तीसरी गोलाकार, चौथी जो फोर्थ ऑप्शन है वो सभी, डी ऑप्शन। इसमें देखो ये किसके नुमा दिख रही है आपको? ये जो है ये मान लो ये एक संरचना है, ये किसके नुमा? एक तस्तरी नुमा, एक प्लेट के जैसी दिख रही है। तो जो हॉरिजेंटल जिसका अक्ष किसका ज्यादा डेवलप होता है? वर्टिकल से ज्यादा। कौन सी संरचना का? प्लेटी संरचना का। यदि यही पूछ ले कि किस मर्दा संरचना का क्षैतिज अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष से कम विकसित होता है, तो क्या होगा? मतलब इसमें ये डेवलपमेंट ज्यादा, ये कम है। तो ये जो संरचनाएं बनती है ऐसी संरचनाएं, ये क्या कहलाती है? आपकी प्रिज्मीय संरचनाएं। गोलाकार संरचना, छोटे छोटे मर्दा के पुंज आपस में जुड़े हुए जिसमें रंध्रावकाश अच्छा होता है, ठीक है, ये गोलाकार संरचना कहलाती है। और जो खंडनुमा संरचना होती है ये संरचना क्या कहलाती है? खंडनुमा संरचना कहलाती है, ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्द्रता ग्राही जल। कौन सा जल? आर्द्रता ग्राही जल। इंग्लिश में बोले तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर। जो आर्द्रता ग्राही जल है वो मृदा कणों से किस बल द्वारा जुड़ा रहता है? यहां क्वेश्चन ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपन को। अब अपन ने पढ़ा था दो बल होते हैं, एक होता है सहसंजन, एक होता है आसंजन। जो सहसंजन बल होता है उसका मतलब होता है समान, जो सहसंजन बल होता है उसका मतलब होता है कि दो कोई समान कण है वो आपस में जिस बल द्वारा या जिस फोर्स द्वारा जुड़े रहते हैं वो होता है सहसंजन। इंग्लिश में बोले तो कोहेशन। और आसंजन एडेशन। तो जो समान कण आपस में जुड़े होते हैं, तो जिस बल के द्वारा जुड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सहसंजन। और जो असमान बल है, अब देखो यहाँ आर्द्रता ग्राही जल, जल किससे जुड़ा है? मृदा कण। मृदा कण और जल आपस में क्या है? असमान है। ये आपस में जुड़ रखे हैं तो कौन से बल द्वारा जुड़े होंगे? आसंजन बल द्वारा जुड़े होंगे। यदि यहाँ पूछ ले दो मृदा कण आपस में किस बल द्वारा जुड़ा होता है, तो दो मृदा कण है, दोनों समान है, तो किससे होंगे? सहसंजन। या फिर दो जल के कण आपस में जुड़े हैं तो कौन सा बल है? तो वो भी कौन सा होगा? सहसंजन बल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्षेत्र समता पर पादप के लिए कितना प्रतिशत जल उपलब्ध रहता है? कौन सी क्षमता? क्षेत्र समता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? फील्ड कैपेसिटी। यदि बार की बात करें, पोटेंशियल की बात करें, तो कितने पे रहती है? ये होती है -1/3 बार पर, या फिर -0.33 बार पर। इस बार पर क्या आती है? क्षेत्र क्षमता आती है। अब क्षेत्र क्षमता से क्या समझते हैं? फील्ड कैपेसिटी। कि मान ले अपने सोइल अभी सिंचाई की है, बिल्कुल अच्छे सिंचाई की है, तो 24 से 48 घंटे तक उसको छोड़ दे अपन, उसके बाद में मृदा की जो जल धारण क्षमता है वही उसकी क्षेत्र क्षमता होती है। कि भाई आज अपन ने बिल्कुल सेटिस्फाई कर दिया है, पानी को एकदम संतृप्त दे दिया है पूरा का पूरा, जिसमें मैक्रो और माइक्रोपोर सारे भर गए, लेकिन 24 से 48 घंटे तक छोड़ने के बाद जितना पानी गुरुत्वाकर्षण बल के साथ चला गया नीचे, वो छोड़ने के बाद जितना मर्दा ने धारण कर रखा है, मर्दा ने अपने अंदर रोक के रखा है, वो उसकी क्या कहलाएगी? क्षेत्र क्षमता। क्षेत्र क्षमता में लगभग जितने माइक्रोपोर्स है वो पूरे के पूरे पानी से फुलफिल रहते हैं। और उस पर क्षेत्र क्षमता पर पानी जो उपलब्ध होता है वो कितना होता है? 100% पानी क्या रहता है? अवेलेबल रहता है प्लांट के लिए। जैसे ही क्षेत्र क्षमता से पानी कम होगा और गिलानी बिंदु की तरफ जाएगा -15 बार तक, धीरे 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 जो आवश्यक
उपलब्ध जल की मात्रा है वो क्या होती रहेगी, कम होती जाएगी। और जैसे ही मलानी बिंदु पर पहुंचेगा, पौधे के लिए जो आवश्यक उपलब्ध जल है वो कितना हो जाएगा, 0% पे आ जाएगा। पौधा जल को अवशोषित नहीं कर पाएगा और पौधा क्या शुरू हो जाएगा, मुरझाना, जिसको बोलते हैं मुरझान बिंदु। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर क्या है, 100%। 100% जो 100% जल है वो फील्ड कैपेसिटी पे, क्षेत्र क्षमता पे पौधों के लिए क्या होता है, उपलब्ध रहता है। नेक्स्ट है जो मलानी बिंदु है, मलानी बिंदु के लिए सूचक पौधा, इसको अपन जो बोलते हैं विल्टिंग पॉइंट, क्या बोलते हैं, विल्टिंग पॉइंट। तो जहां पे पौधा मुरझाना शुरू हो जाता है, कौन सा पॉइंट, ऐसा मृदा जल की वह मात्रा मृदा में जहां पे पौधा क्या हो जाए, मुरझाना शुरू हो जाए। उसके बाद में जो पादप की जड़ें हैं वो मृदा को, जल को अवशोषित नहीं कर पाएगी। पानी तो है लेकिन मृदा जो पादप की जड़ें हैं वो इतनी ज्यादा एबल नहीं है कि वो पानी को सोख ले, तो वो जल उस बिंदु को क्या बोलते हैं, विल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, विल्टिंग। अब विल्टिंग पॉइंट के लिए इंडिकेटर प्लांट कौन सा है। अब इंडिकेटर प्लांट क्या होते हैं, इंडिकेटर प्लांट या फिर इंडिकेशन, इंडिकेटर वो होते हैं जो किसी चीज की कमी को बहुत जल्दी दर्शा देते हैं या विस्तार एकदम अच्छे से दर्शाते हैं। जैसे पानी की कमी हुई, ये बिल्कुल सबसे पहले मुरझाना शुरू हो जाएगा। जो पौधा होगा सूचक, वो बाजरा बहुत दिनों तक स्टैंड रहेगा, गेहूं में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुलाब भी रहेगा, लेकिन सूरजमुखी एक ऐसा पौधा है जैसे ही पानी की कमी हुई वो सबसे जल्दी मुरझाना शुरू हो जाएगा। इससे अपन को क्या पता चलेगा, सूरजमुखी जब मुरझाना शुरू हो गया तो इसका मतलब पानी की मात्रा हो गई है कम, अब पानी दो तो अपनी फसल अच्छी हो जाए। तो सूरजमुखी क्या है, मलानी बिंदु के लिए सूचक पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक रंध्र अवकाश वाली, अभी अपन ने पढ़ा था कि सबसे बड़े आकार वाले रंध्र तो अपन ने पढ़ा था बालू में होते हैं। सबसे ज्यादा रंध्र की बात आए तो अपन ने पढ़ा था मृत्तिका। तो अब यहां देखते हैं सर्वाधिक रंध्रावकाश वाली मिट्टी कौन सी है। पहला ऑप्शन है मृत्तिका, दूसरा है कार्बनिक मृदा, तीसरा है सिल्ट और चौथा ऑप्शन क्या आपका, बालू। अब यहां आपको क्या लग रहा होगा, मृत्तिका, लेकिन नहीं। यदि आ जाए कार्बनिक मृदाएं तो कार्बनिक मृदाओं में 50% से भी कभी कभी ज्यादा क्या होता है, रंध्रावकाश होता है। तो सबसे ज्यादा रंध्रावकाश की बात करें तो सबसे ज्यादा होता है कार्बनिक मृदा में, उसके बाद में मृत्तिका में, उसके बाद में सिल्ट में, और सबसे कम जो रंध्रावकाश होता है वो किसमें होता है, बालू में। और बात करें सबसे बड़े आकार के रंध्र तो सबसे वृहद रंध्र पाए जाते हैं आपके बालू में और सबसे छोटे रंध्र आपके पाए जाते हैं मृत्तिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मृदा किस भाषा का शब्द है। जो ये सोइल है, ये सोइल किस भाषा का शब्द है। तो सोइल किस भाषा से लिया गया है, कौन सी भाषा से सोइल का उद्गम हुआ है। तो इसका ओरिजिन हुआ है कौन सी भाषा से हुआ है, पहला ऑप्शन है ग्रीक, दूसरा है लैटिन, तीसरा फ्रेंच और चौथा ऑप्शन अपना हिंदी। तो इसका जो सोइल का उद्गम हुआ है, सोइल का ओरिजिन हुआ है कौन सी लैंग्वेज से हुआ है, लैटिन लैंग्वेज से हुआ है। ये जो सोइल है ये एक वर्ड से मिल बना है, वो वर्ड क्या था, सोलम। सोलम शब्द था लैटिन भाषा में, उसका इंग्लिश में अर्थ क्या होता है, सोइल। और इस सोलम का यदि शाब्दिक अर्थ निकाले तो इस सोलम का अर्थ होता है फर्श, इंग्लिश में बोले तो फ्लोर। तो ये रियल में इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई जो पृथ्वी है वो पृथ्वी का फर्श है, वही अपनी क्या है, मिट्टी है। तो ये सोलम शब्द से बना है अपना सोइल, और सोलम शब्द कौन सी भाषा का था, लैटिन भाषा का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। पहला ऑप्शन है अपना करनाल हरियाणा, दूसरा लुधियाना पंजाब, तीसरा अमृतसर पंजाब, चौथा ऑप्शन है हिसार हरियाणा। तो जो अपना केंद्रीय मृदा लवणता, जो मृदा में लवणों की मात्रा से जो हानिकारक प्रभाव देखने को मिले हैं उसको कैसे रोकथाम करें, मृदा लवणता के सहनशील जो फसलें हैं उनका जो उत्पादन है, उनकी जो किस्में विकसित करना है, ये जो सारा काम है वो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करता है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पे है, करनाल, और करनाल कहां पे है, हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मिट्टी का मांस या फ्लेश ऑफ सोइल। मिट्टी का मांस या फ्लेश ऑफ सोइल किसे कहते हैं। अब देखो, जो अपना बॉडी का मांस होता है, जो अपना अस्थि पंजर है, वो अपना ढांचा प्रदान करता है, एकदम एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है, लेकिन जो मांस है वही एक्टिव है। जब तक मांस है अपने शरीर के ऊपर, अपने जितने भी क्रियाएं होती है वो पूरी की पूरी किस में होती है, इस फ्लेश में होती है। ठीक है, तो मिट्टी का मांस का मतलब ऐसी जहां पे सबसे ज्यादा एक्टिविटीज होती है, तो बालू, सिल्ट, क्ले या फिर कंकड़। तो याद रखना, जो मिट्टी का मांस बोलते हैं वो बोलते हैं क्ले को, क्योंकि क्ले ही सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। क्ले सबसे ज्यादा क्या होता है, एक्टिव। जितनी केमिकल बायोलॉजिकल
एक्टिविटीज होती है सबसे ज्यादा किससे होती है? क्ले से। और बालू, बालू को क्या बोलते हैं? मिट्टी का कंकाल। क्या बोलते हैं? मिट्टी का कंकाल किसको बोला जाता है? बालू को। और मिट्टी का मांस किसको बोलते हैं? फ्लेश ऑफ सॉइल किसको बोलते हैं? क्ले को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता कितनी होती है या फिर कैसी होती है? बलुई मिट्टी की, जो बालू मिट्टी है, बालू के बहुत सारे कण आपस में मिलकर जिस मिट्टी का निर्माण करते हैं वो बलुई मिट्टी। और बलुई मिट्टी राजस्थान के पश्चिम भाग में या फिर भारत के पश्चिम भाग में सर्वाधिक पाई जाती है। और इसकी जल धारण क्षमता कैसी होती है? अब जल धारण क्षमता से क्या समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जितने जल किसी मिट्टी ने धारण कर रखा है अपने रंध्रों के अंदर, वो उसकी क्या है? जल धारण क्षमता है। तो जल धारण क्षमता किस पर निर्भर करती है? याद रखना, सूक्ष्म रंध्रों पर निर्भर करती है। किससे? सूक्ष्म रंध्रों पे। ये सूक्ष्म रंध्र क्या होते हैं? जिनकी भी साइज 0.06 mm से छोटी होती है वो क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म रंध्र। ये सूक्ष्म रंध्र क्या होते हैं? इनमें छोटी छोटी केशिकाएं बनी होती है, पाइपलाइंस, जिससे क्या करता है? पानी होल्ड रखता है। लेकिन जो वृहद रंध्र होते हैं वो होल्ड नहीं रख पाते और पानी सीधा गुरुत्वाकर्षण के साथ मूव कर जाता है। तो अब देखो, बलुई मिट्टी में सूक्ष्म रंध्रों की मात्रा क्या होती है? कम होती है। तो सूक्ष्म रंध्रों की मात्रा कम होगी तो जल धारण क्षमता भी क्या होगी? कम होगी। और क्ले में सूक्ष्म रंध्रों की मात्रा ज्यादा होती है तो उसमें जल धारण क्षमता भी क्या होती है? ज्यादा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जो अपनी एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर कौन सी मिट्टी में सबसे अच्छा होगा? पहला ऑप्शन है बलुई। बलुई में नहीं, क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, इसमें पानी की मात्रा ठहर नहीं पाती और इसमें पोषक तत्वों की भी मात्रा कम होती है। सिल्ट भी नहीं है और मृतिका भी नहीं है। मृतिका में क्या दिक्कत आती है? इसमें जल धारण क्षमता अच्छी होती है लेकिन वायु, मृदा वायु की मात्रा कम होती है। उसके अलावा इसको कल्टीवेशन या फिर खेती जुताई करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये सूखने पर एकदम हार्ड हो जाती है और जब तक ये गीली रहती है तभी उसमें कल्टीवेशन हो पाएगा। तो इसमें क्या होता है, जो दोमट होती है, दोमट में क्या होता है? तीनों बलुई, सिल्ट और मृतिका के समान प्रपोर्शन के प्रॉपर्टीज होती है, बराबर इसके गुण होते हैं। इसमें अच्छी जल धारण क्षमता होती है, इसमें अच्छा वायु संचरण होता है, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी मध्यम और अच्छी होती है। तो इसलिए कृषि के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है दोमट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉमी सॉइल। क्या बोलते हैं? लॉमी सॉइल। यहां सॉइल वर्ड आता है ना, सॉइल, SOIL। इस सॉइल का मतलब होता है सोल ऑफ इनफिनाइट लाइफ, असंख्य जीवन का ये आत्मा होती है। इसमें हजारों, हजार, लाखों, करोड़ों, अरबों जीव अपना जीवन यापन करते हैं। उसके बाद में जितने भी पौधे हैं, बिना फुट होल्ड के, बिना मृदा के संभव नहीं, और बिना पादपों के अपन संभव नहीं। तो ये जो है सोल ऑफ इन्फिनिट लाइफ, जितनी भी संसार में, इस दुनिया में लाइफ दिख रही है, वो किसकी वजह से है? सोइल की वजह से है, क्योंकि यही सब पूरे के पूरे जीवों को धारण करने की क्षमता रखती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहद रंध्र का आकार कितना होता है? अभी अपन ने डिस्कस किया, सूक्ष्म रंध्र 0.06 से छोटे mm के जो होते हैं वो होते हैं सूक्ष्म, और जो 0.06 mm से बड़े आकार के रंध्र होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वृहद रंध्र। तो 0.06 से बड़े आकार के रंध्र क्या कहलाते हैं? वृहद रंध्र कहलाते हैं, मैक्रोपोर्स कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मृदा का स्थूल घनत्व, अब देखो बहुत ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है सुपरवाइजर में, JICR BHU में। क्या है इसमें? अपन को क्या दे रखा है? स्थूल घनत्व दे रखा है। स्थूल घनत्व बोले तो बल्क डेंसिटी, BD, ये कितनी दे रखी है? 1.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा इसमें क्या दे रखा है? कण घनत्व दे रखा है, पार्टिकल डेंसिटी, PD बोलते हैं इसको। और PD क्या होती है? PD क्या दे रखी है? 2.12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यदि बात कर रहे हैं रंध्रावकाश कितना होगा, परसेंटेज ऑफ पोर कितने हो गए इसमें, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस BD अपॉन PD इंटू 100। ओके, 1 माइनस BD अपॉन PD इंटू 100। तो देखो 1 माइनस 1.06 2.12 मल्टीप्लाई बाय 100, एक में से आधा गया, कितना रहेगा? 0.5 इंटू 100, क्या आ गया आंसर? 50%। ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखो इसका आंसर क्या आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन 40, सेकंड 45, 50 या 60। तो इसका आंसर क्या जाएगा?
सॉरी 50%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंतर जुताई वाली मृदा में कौन से संस्तर का विनाश हो जाता है? यदि अपन बार बार कल्टीवेशन कर रहे हैं, बार बार जुताई कर रहे हैं, तो कौन सी मृदा, कौन सा संस्तर है मृदा का वो नष्ट हो जाएगा। तो बार बार जुताई करने से जो सबसे ऊपरी संस्तर है, जहां पे सबसे ज्यादा घास फूस ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ओ संस्तर बोलते हैं, उसका क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, विनाश हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है, ओ संस्तर। उसके बाद में जो मिनरल संस्तर आता है उसको ए बोलते हैं, उसके नीचे वाले बी, ए को बोलते हैं इलुवियल संस्तर और बी को बोलते हैं आइलुवियल संस्तर, और आर संस्तर जो बेड रॉक्स होती है सी के नीचे वाला, उसको आर संस्तर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सोलम में कौन से संस्तर को शामिल किया जाता है? अब यह शब्द आया सोलम, सोलम में कौन कौन से संस्तर को शामिल किया जाता है? तो सोलम किस किस से मिलकर बना होता है, ए प्लस बी से मिलकर जो बना संस्तर होता है उसको क्या बोलते हैं, सोलम। और यदि यहां आ जाए रिगोलित, रिगोलित किस किस संस्था से मिलकर बना होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों संस्था आपस में मिलेंगे तो ये क्या बनेंगे, रिगोलित बनाएंगे। और यदि ए और बी है तो क्या बनाएंगे, सोलम बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मृदा में CO2 की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? यहां प्रतिशत में पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि मृदा में पूछा है तो मृदा में CO2 होती है 0.0, मृदा में CO2 होती है 0.3%, या कभी कभी कहीं कहीं लिखा होता है 0.25%, 0.25 या 0.3%। ओके, यदि अपन वायु की बात करें तो वायु में या वायुमंडल में जो होती है मृदा CO2 होती है, वायुमंडल में वो कितनी होती है, वायुमंडल में CO2 कितनी होती है, वो होती है 0.03%। और यदि अपन बात करें वर्षा जल में, वर्षा जल में होती है 0.45%। ओके, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मृदा में और वायुमंडल में। तो मृदा में CO2 कितनी होती है, 0.3, 0.03, 0.3, 0.06, 0.08। तो इसका आंसर बी ऑप्शन है 0.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अपन ने 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट सोइल साइंस के क्वेश्चन डिस्कस किए, और अभी तक आपने वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो जितने अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और अपना प्रतिभा क्लासेज का जो ऐप है, प्रतिभा क्लासेज जोधपुर के नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल में। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का संपूर्ण ऑनलाइन कोर्स पूरे का पूरा हिंदी, जीके, और उसके अलावा एग्रीकल्चर में पशुपालन, हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी, इसके पूरे के पूरे वीडियो उस पर अपलोड किए हैं बहुत ही सस्ती प्राइस में। यदि आपको इससे रिलेटेड कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर, ये जो नंबर दे रखे हैं 9828461008, एक ये जो नंबर है इस पे आप कॉल कीजिए, और किसी भी समय कॉल करके आप इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आज से ही एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए, या फिर जो बच्चे अभी 12th में हैं या 12th के बाद में जिन्होंने गैप लिया, जेट ICR BHU की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे वीडियो के साथ ही लेक्चर के नोट्स, और उसके अलावा हर वीकली अपन ऑफलाइन बैच में और ऑनलाइन बैच में टेस्ट चलता है। जितने भी टॉपिक अपन ने कवर किए हैं उन सब का टेस्ट होगा। तो जो भी बच्चे सीरियसली इसकी तैयारी करना चाहते हैं वो ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन यहाँ आप कॉल करोगे, जो भी प्रतिभा क्लासेज का आपका एड्रेस है वो आपको दे दिया जाएगा। और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में ही एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, उसके साथ जेट ICR और BHU की तैयारी जोधपुर में एकमात्र जो संस्थान है जो पूरा का पूरा कृषि के लिए समर्पित संस्थान है। तो इस वीडियो को और इस न्यूज़ को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगले वीडियो में अपन बहुत जल्दी ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।